ओके गाइस, अब हम बात करेंगे बेसिक स्पिरिट्स की, डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन की। तो ये जो बेसिक स्पिरिट्स हैं, यहाँ मैंने लिया वोडका, जिन, टेकीला, ब्रांडी, रम और विस्की। इसके अलावा और भी काफ़ी बेसिक स्पिरिट्स हैं जैसे कि लिक्योर्स हो गए, लेकिन आज हम सिर्फ इन बेसिक्स की बात करेंगे और डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन की बात करेंगे। और उसका रीज़न ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनता है और हम कैसे फ्लेवर्स और अरोमा को बैलेंस करते हैं, क्यों इन सब प्रोडक्ट्स के अरोमाज या फ्लेवर्स अलग अलग हैं। और सबसे पहला प्रोसीजर होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से बनती है अल्कोहल, और अल्कोहल को हम जब डिस्टिल करते हैं तो वो और प्योर अल्कोहल बनती है। ये स्टेजेस हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं फर्मेंटेशन की। तो फर्मेंटेशन के लिए हमें चाहिए होता है एक बेस इंग्रेडिएंट जिससे हम शुगर निकालें, और वो हो सकता है कि क्रॉप हो, जैसे कि वीट, गेहूं, ज्वार जिसे हम बार्ले कहते हैं, मिलेट, राई। तो राइस, इन सब में से हम शुगर निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमें पहले करना होता है कई जगह जर्मिनेशन, या कई जगह इनको रोस्टिंग करते हैं जिसे हम किलनिंग कहते हैं, और इसको क्रश करते हैं दलिये जितना बारीक। तो जो दलिये जितना बारीक क्रश हो जाता है तो इसमें हम मिलाते हैं गर्म पानी और उसे ब्रू करते हैं। तो ब्रू और कुछ नहीं है, जैसे कि चाय हम बनाते हैं, चाय की पत्ती को हम ब्रू करते हैं पानी में और फ्लेवर निकालते हैं, वैसे ही फर्मेंटेशन में हम इस क्रॉप को ब्रू करते हैं गर्म पानी के साथ, और वो एक मीठा पानी बन जाता है शुगर और वाटर कंटेंट का। ऐसे ही जब हम ब्रांडी बनाते हैं तो हम अंगूर यूज़ करते हैं, और जब हम अंगूर की बात कर रहे हैं तो पहले वाइन बनती है, उसको जब हम डिस्टिल कर लेते हैं तो फर्मेंटेशन के बाद वाइन बनती है, और उसको जब डिस्टिल कर लेते हैं तो वो ब्रांडी बन जाती है। और टेकीला के लिए हम एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट का फल लेते हैं जिसे हम पिनाज कहते हैं। पाइनएप्पल की तरह दिखता है, जाइंट पाइनएप्पल की तरह दिखता है, और वो जो प्लांट है उसे हम कहते हैं ब्लू अगावे। एलोवेरा वेरा की तरह दिखता है। इट्स नॉट अ कैक्टस, लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज दैट, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। वो कैक्टस नहीं, लिली प्लांट की फैमिली से है ब्लू अगावे। तो उसके फल से उसको बेक करके, उसको क्रश करके, उसका जूस निकाल के हम पानी के साथ मिला के एक मैश बनाते हैं। और रम के लिए हम गन्ना यूज़ करते हैं, तो गन्ने का जूस जो है उससे हम शुगर बनाते हैं। और जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है मोलासिस, और मोलासिस से हम बनाते हैं रम। और विस्की के लिए अगेन विस्की बनती है, वेरी सिमिलर टू फर्स्ट स्टेप फर्मेंटेशन इज़ बियर। और अगर हम उसी को डिस्टिल कर दें कुछ प्रोसेसेस को रोक के, फर्मेंटेशन के बाद अगर हम उसे डिस्टिल कर दें तो वो बन जाती है विस्की। तो ये थी फर्मेंटेशन की बात। और फर्मेंटेशन में जब हम बात करते हैं तो फर्मेंटेशन में हमें शुरू में मिलता है 10 से 15% ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल की जब हम परसेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ABV में। ABV का मतलब होता है अल्कोहल बाय वॉल्यूम। तो अल्कोहल बाय वॉल्यूम जो हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत पुराने ज़माने में शुरू में ये प्रूफ कहा जाता था, और प्रूफ बनता था गन पाउडर से। तो जो गन की जो बुलेट्स की पैलेट्स होती थी, उसको खोल के उसके अंदर जो गन पाउडर होता था उसके अंदर स्पिरिट को डुबो के फिर आग लगाई जाती थी, ये देखने के लिए कि कितनी जल्दी वो जलेगा। अगर एक बार गीला हो गया गन पाउडर तो वो देर से जलेगा। तो जो स्पिरिट्स आती थी उसमें सोक करने के बाद जब उसमें आग लगाते थे तो हमें प्रूफ मिलता था। प्रूफ इज़ नॉर्मली डबल ऑफ ABV। तो अल्कोहल बाय वॉल्यूम जो हम परसेंटेज बोतलों में लिखा होता है VV या ABV, तो वो होता है कि हमने किस वॉल्यूम पे, किस परसेंटेज पे अल्कोहल को लिया है, और बाद में उसको हम डाइल्यूट भी करते हैं पानी के साथ, और उसको लोअर करते हैं ABV को, ताकि वो कंज्यूमेबल हो जाए। तो फर्मेंटेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बियर और वाइन की। तो बियर बनती है वीट से, आपके बार्ले से, ज्वार से, मेजरली ज्वार से बनती थी, पर अब बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं जो बना देते हैं बियर को। जैसे कि क्रॉप में हम मिलेट कहते हैं, राई कहते हैं, राइस लेते हैं जिसको हम एडजंक्ट्स कहते हैं। और जब ये पानी बन जाता है, चाहे वो गन्ने के जूस को लें या अगावे के पिनास के रस को लें, या फिर हम एप्पल साइडर में एप्पल्स को बेक करके उसका जूस निकाल के लिक्विड लें, तो इन सब में शुगर कंटेंट होता है। और जो मैंने क्रॉप की बात की है, जहाँ हम दलिये की तरह बना के पानी में ब्रू करते हैं, तो ये सब उसके बाद बन जाता है मैश। और मैश को हम यीस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं हीट के ऊपर।
गर्मी देके। और जो रिएक्शन है उसका बाय प्रोडक्ट है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले लेवल पे जब अल्कोहल बनाते हैं वो सिर्फ फर्मेंटेशन से बनती है और उसकी ABV 10 से 15% अल्कोहल पे जाती है। अगर आप बहुत अच्छा यीस्ट यूज़ करेंगे तो 18 से 20 तक ले जा सकते हैं। तो वो तो हो गई फर्मेंटेशन की बात। उसके बाद हमें उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिस्टिल करना होता है। और डिस्टिलेशन के लिए मैं आपको एक छोटा सा सैंपल डिस्टिलेशन किट के साथ दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये एक डिस्टिलेशन किट है और इसमें मैंने रेड वाइन डाली है। तो फर्मेंटेशन के बाद जो वाइन मिलती है उस रेड वाइन को मैंने इस डिस्टिलेशन किट में डाला है। आप नीचे देखेंगे एक हॉट प्लेट है जो इसे गर्म कर रही है। तो थोड़ी देर में इसमें उबाल आएगा, इसके वेपर्स ऊपर जाएंगे और वेपर जाने के बाद वो इस पाइप से नीचे आएगा और ये कंडेंसर है। तो इसमें चिल्ड वाटर है जो पीछे से पाइप से खिंच रहा है और एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है। और ये चिल्ड वाटर उस भाप को दोबारा लिक्विड बना देगा और वो लिक्विड फिर यहाँ से ड्रिप होके इस ग्लास में आएगी। तो ये है डिस्टिलेशन का प्रोसेस। तो बात करते हैं अब अपनी बेसिक स्पिरिट्स के लिए। तो यहाँ पे है मेरे पास सबसे पहले वोडका, और वोडका मैंने एक ग्लास में डाली हुई है। और वोडका बनती कैसे है? तो वोडका जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, शुरू में तो पोटैटो से बनती थी, आलू से बनती थी, स्टार्च होता है उसमें, लेकिन अब क्रॉप और ग्रेन से भी बन जाती है। और जब क्रॉप और ग्रेन की बात करते हैं तो उसको फर्मेंट करने के बाद जो लिक्विड आता है उसको हम डिस्टिल करते हैं और इसको हम 3 बार डिस्टिल करेंगे ताकि ये न्यूट्रल स्पिरिट बन जाए। तो प्रोसेस ऐसा है, फर्स्ट प्रोसेस फर्मेंटेशन, उसके बाद आप फर्स्ट डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको मिथाइल मिलेगा। तो मिथाइल जो है वो कंज्यूमेबल नहीं होता, ये निकलता है डिस्टिलेशन के फर्स्ट भाग से जिसे हम हेड्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम जो मिडिल पोर्शन होता है हार्ट्स, उसको हम रखते हैं और फिर बाद में जो आखिरी पोर्शन होता है वो टेल्स। तो ये हार्ट, टेल्स और हेड्स कैसे पता चलता है? तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि जब हम अल्कोहल जो लेते हैं फर्मेंटेशन के बाद और उसको इसके अंदर डालते हैं तो उस अल्कोहल में पानी और अल्कोहल दोनों होता है। तो पानी एवेपोरेट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और अल्कोहल होता है 78.3 सेल्सियस पे। तो जब भी आप गर्मी देंगे तो ये इसे हम इग्निशन पॉइंट बोलते हैं या वेपराइजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो पहले हमेशा अल्कोहल एवेपोरेट होगी, तो वो एवेपोरेट होकर यहाँ तक आएगी और जब तक हम एक तापमान पे नहीं पहुँच जाते, उसे कंट्रोल नहीं कर लेते, तो शुरू का जो डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेट कहते हैं उसे, उसको हम डिस्कार्ड करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जो हार्ट्स हैं वो हमारी प्योर अल्कोहल होती है और उसको हम सेव करते हैं। और पहली डिस्टिलेट के बाद आपको जो अल्कोहलिक परसेंटेज मिलेगी वो नॉर्मली 30 से 35% अल्कोहल बाय वॉल्यूम पे मिलेगी। दूसरी बारी में जब आप उसको दोबारा डिस्टिलेट करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसीजर में डालेंगे, तो आपको मिलेगी 60 to 65 या 67 या 68% तक डिस्टिलेशन। और उसमें जो फ्लेवर होगा वो एकदम आइडियल होगा पानी के साथ मिला के पीने के लिए। और उससे बेसिकली बनती हैं मोस्टली स्पिरिट्स जो एज्ड होती हैं। और 60 to 68 के बीच में जो अल्कोहल बनती है उसमें फ्लेवर होता है एक बेस इंग्रेडिएंट का। जब आप तीसरी डिस्टिलेशन पे डालते हैं तो वो न्यूट्रल होनी शुरू हो जाती है और उसके फ्लेवर्स ख़त्म हो जाते हैं, एरोमास ख़त्म हो जाते हैं और वो प्योरिटी की तरफ जाती है। तो वो 80 से लेकर 95 तक आप उसको ले जा सकते हैं अल्कोहल बाय वॉल्यूम को। और उसके बाद आपको पानी की तरह डिस्टिलेट मिलता है और उसमें ना कोई एरोमा होता है ना कोई फ्लेवर होता है। पर ये तो है किताबी और थ्योरेटिकल बातें। एक्चुअली 100% अल्कोहल कभी नहीं बन पाता, थोड़ा बहुत पानी आ ही जाता है बॉयल होके, क्योंकि जब बॉइलिंग प्रोसीजर चलता है तो थोड़ा सा पानी भी एवेपोरेट हो जाता है। तो 96 से ज़्यादा प्योर अल्कोहल नहीं बन पाता। 96 इज़ आइडियल न्यूट्रल स्पिरिट जो काफ़ी जगह यूज़ होता है। सिर्फ हमारे अल्कोहल में ही नहीं यूज़ होता, जो हम कंज्यूम करते हैं वो तो पोर्टेबल अल्कोहल होता है, वो यूज़ होता है मेडिकल पर्पसेस के लिए या और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, जिसमें आप अगर सेवलॉन या डेटोल भी देखेंगे या परफ्यूम्स देखेंगे, इन सब में अल्कोहल होता है, वो न्यूट्रल स्पिरिट से बनता है। अब न्यूट्रल स्पिरिट कितनी बढ़िया क्वालिटी का है वो शुरू होता है आपके बेस इंग्रेडिएंट और पानी से। तो जब मैं वोडका की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक बेलुगा ब्रांड लिया है और बहुत अच्छी क्वालिटी की ये वोडका है
और एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा स्वर्ल करूँगा तो इसके जो अरोमाज हैं, क्योंकि टेपर में है ग्लास, तो इसके अरोमाज बाहर आएंगे। Oh, I can smell actually a little sweetness, but it's very spirit forward, but not very strong on my nose. एक्चुअली इसमें कोई अरोमा नहीं है, स्पिरिट फॉरवर्ड है पर स्मूथ है। कई स्पिरिट फॉरवर्ड अल्कोहल जो होती हैं वो काफ़ी रफ होती हैं और एकदम नाक पे लगती हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है बेलुगा में। अब इसको मैं टेस्ट करूंगा। तो हल्की सी मिठास ज़रूर आती है टंग पे, लेकिन व्हेन आई वॉश इट डाउन देयर इज़ नो फ्लेवर एज सच, और एकदम लिंगरिंग स्पिरिट फीलिंग है पीने के लिए, पर स्मूथ बहुत है। तो ये थी बेलुगा वोडका। तो आप जब भी किसी अल्कोहल को डिफ़ाइन करेंगे तो आप हमेशा पहले उसका कलर देखेंगे कि उसकी क्लैरिटी कैसी है, इंटेंसिटी कैसी है, ओपेसिटी कैसी है, और कलर के बाद आप उसको स्वर्ल करके अरोमास पे लेंगे। तो इसमें मेरे को सिर्फ स्पिरिट की स्मेल आ रही है। पहले शुरू में हल्की सी स्वीटनेस आई थी, पर वो अब नहीं आ रही। सो एब्सोल्युटली न्यूट्रल, एंड अरोमास में सिर्फ स्पिरिट ही आ रही है। फिर आप बात करेंगे फ्लेवर्स की। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टिप ऑफ द टंग पे लेता हूँ, फिर उसको बीच में अपनी जो टंग है उसके बीच में लेता हूँ, थोड़ी देर रखता हूँ, फिर उसको साइड्स पे ले जाता हूँ और स्वर्ल करता हूँ, और फिर धीरे 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 ले जाता हूँ अपने गलट के अंदर, या उसको गल्प कर लेता हूँ। और उसका रीज़न ये है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि इसमें कितनी लॉन्ग या स्मॉल फिनिश है, क्या बाद में कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता, इज़ इट अ स्मॉल फिनिश और अ लॉन्ग फिनिश। तो ये बहुत से वर्ड्स हैं जो आपको हमारे एडवांस लेवल कोर्स में समझाए जाएंगे कि कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन सी वोकेबलरी यूज़ करनी है, और कैसे डिस्क्राइब करना है। बट दिस इज़ जस्ट द बेसिक। अब हम बात करेंगे जिन की, और यहाँ मैंने लिया है हेनरिक्स जिन, जो कि काफ़ी पॉपुलर जिन है और हिंदुस्तान में तो काफ़ी पॉपुलर हुई है लास्ट 2-3 सालों से। तो इस जिन की जो खासियत है, ये भी न्यूट्रल स्पिरिट से बनती है। सो यू कैन वेरी सेफली से कि ऑल जिन्स आर मेड विद वोडका और न्यूट्रल स्पिरिट्स, बट इसके अंदर जुनिपर बेरीज का इन्फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है, दैट्स मैंडेटरी। और उसके बाद लोग जिन के अंदर काफ़ी बोटानिकल्स डालते हैं, ओरिस रूट डालते हैं, एंजेलिका रूट डालते हैं, या स्पाइसेस डालते हैं लाइक कार्डेमम या क्लोव्स या ऑरेंज पील्स, ड्राइड अप ऑरेंज पील्स और लेमन पील्स। तो ये सब चीज़ें इस फ्लेवर को चेंज करती है। हेनरिक्स इज़ नोन फॉर कुकुम्बर एंड रोज अरोमाज एंड पैलेट। सो लेट्स सी इफ वी हैव इट और नॉट। Oh, the juniper is very, very strong and forward on my nose. Yes, spirit, so I get the pure spirit. Slightly sweet again, but very, very smooth. I'm getting slight rose on my palate. And towards the end, when I take it down my gullet and gulp it, I get a flavor of a hint of cucumber. Now on the second nosing, the cucumber is very prominent on my nose. तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होगा और आपको हर अल्कोहल को ऐसे ही डिफाइन करना है। नाइस। Oh yes, rose is very prominent in the beginning, and then towards the end I do get cucumber. तो ये थी जिनकी बात, और ये स्पाइसेस भी आ रहे हैं, वेरी सटल पेपरी नोट्स। पेपरी जब मैं बात करता हूँ तो ब्लैक पेपर जैसे आता है, पेपरी नोट्स बट नॉट वेरी शार्प। तो ये थी हेनरिक्स की बात। कुछ जिन काफ़ी जिंजरी या पेपरी होती हैं स्पाइसेस की वजह से, बट दिस इज़ वेरी मेलो एंड नाइस।
अब हम बात करेंगे टेकीला की। तो यहाँ पे मैंने ली है 3 जनरेशन टेकीला, इस लोकल टेकीला फ्रॉम देयर, एंड मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट की थी मुझे। हिज नेम इज़ ओवन, सो ही वॉज इन मैक्सिको एंड ही ब्रॉट दिस बॉटल फॉर मी। अब ब्लू अगावे या टेकीला का जो अरोमा है बड़ा पिक्यूलियर है, एकदम नोज़ पे आता बड़ी स्ट्रांगली, और आई कैन गेट वेरी ग्रासी नोट्स ऑन माई नोज, vegetable types, grassy and vegetable types. Very sharp and gingery and spicy. So it's quite grassy, chalky, I would say, even soil या ash जैसा flavor है इसका। तो काफ़ी chalky है, ashy है, और spicy है, gingery है। So that was tequila. In the meantime, पहला उबाल आना शुरू हुआ है इस पर। तो अगर आप देखेंगे तो अब वाइन मेरी उबलनी शुरू हुई है, और इसके वेपर्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर वाले बॉल पे भी जा रहे हैं। ये दूसरा बॉल किस लिए है? वो इसलिए है कि कई बार मैं नीचे न्यूट्रल स्पिरिट डालता हूँ और ऊपर हर्ब्स या फ्लावर्स डालता हूँ, और वो जो स्टीम जाती है वो उसका अरोमा और ऑयल्स लेते हुए यहाँ पे आके मुझे टिंचर देती है। So it just started. So while I finish the tasting notes, तब तक I hope this will start showing you the first distillate, which will be methyl, but we will be making a little brandy out here. Not as fine as cognac, but yes, we are on the same track. तो आइए अब हम बात करते हैं ब्रांडी की, और मैंने यहाँ पे कोनियक लिया है। So this is Remy Martin XO, and this is one of the finest cognacs. और कोनियक जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो कोनियक एक रीजन है फ्रांस में, और इसका नाम कोनियक इसलिए है क्योंकि कोनियक सिर्फ कोनियक रीजन के अंगूरों से ही बन सकती है एक पर्टिकुलर स्टिल के अंदर। तो वो एलम्बिक स्टिल होता है, और उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, सो दैट हैव टू बी फॉलोड वाइल मेकिंग कोनियक, एंड एजिंग करनी होती है। सो एक्सो मीन्स एक्स्ट्रा ओल्ड, सो इट्स बीन एज फॉर मिनिमम 6 years। तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि VS जिसे हम बोलते हैं वेरी सुपीरियर, एंड VSOP वेरी स्पेशल ओल्ड पेल। सो VS इज 2 years मिनिमम, VSOP इज 4 years, एंड दिस इज मिनिमम 6 years. You can age further, there are a lot of categories of cognac, but right now look at that, what a beautiful color. So it's dark in color, beautiful color, and that's come because of aging. तो ये तो थी यंग फ्रेश डिस्टिलेट्स जो सिर्फ थोड़ा सा एज किया होगा स्टेनलेस स्टील टैंक्स में, या जस्ट फॉर सेटलिंग डाउन, मे बी फ्रॉम 3 months to 6 months, बट दिस वन हैज़ बीन एज्ड वेल। और ये जो आप देख रहे हैं कलर, तो कलर दो तरीके से आता है। पहला तो आता है उसके कास्क से, ओक कास्क जो यूज़ करते हैं। तो कई कंपनीज शेरी कास्क यूज़ करती हैं जिसमें शेरी बनती है। शेरी इज़ अ टाइप ऑफ अ फोर्टिफाइड वाइन, या बर्बन कास्क। तो बर्बन कास्क अमेरिका से आते हैं, और कॉर्न विस्की होती है, और उस कास्क में चारिंग भी की जाती है, उसको हल्का सा जलाया जाता है टू रिलीज द अरोमाज एंड फ्लेवर्स ऑफ द वुड। सो इसमें वुड के अरोमाज ज़रूर आए होंगे। नॉर्मली एडवांस क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि कोनियक या ब्रांडी कैसे बनती है, और कोनियक के लिए द स्पेशल वुड जिसको हम त्रोंकाई या लिमुजीन कहते हैं, तो उस ओक में ही बन सकती है, वो रूल है वहाँ का। So I'm just swirling it. Oh, what a beautiful aroma. Very well aged. Very chocolatey. Maple, caramel. Hints of vanilla. There's a little sweetness. So ये जो hints of vanilla मैं बात कर रहा हूँ, ये wood से आया होगा, मेलो हुआ होगा, रिएक्ट किया होगा wood ने और स्पिरिट ने, जो हमने एजिंग के लिए डाला था। सो जब ये डिस्टिल हो जाती हैं अल्कोहल, तो इसको हम एजिंग के लिए डालते हैं कास्क में, बैरल्स में, और नॉर्मली केव्स या एक ठंडे रूम में डालते हैं जहाँ पे सनलाइट ना आए, ज़्यादा हलचल ना हो, ताकि वो आराम से स्लीप करे। सो वी से वी स्लीपिंग द डिस्टिल, एंड वी वेक इट अप व्हेन इट्स रेडी टू टच योर लिप्स। Beautiful aromas of vanilla, definitely chocolate and toffee or coffee kind of a thing, a little roasted coffee kind of a thing.
very mellow. I am really happy to have this cognac. It's so smooth. It's slightly sweet on my tongue, on my palate, या palate जिसे बोलते हैं हम. It's given me the aromas, and then it's complemented these aromas with the flavors. So I'm definitely getting the hints of coffee and caramel, or maybe rather maple. It's got a long finish, so it's lingering. So what I'm gonna do is I'm gonna pour myself a glass of water for the next tasting, because I need to wash my palate. So just allow me a few seconds to come back. So guys, I'll have one more sip to wash my palate again. Let me smell my skin so that my aromas are also neutralized. Now let's come to rum. Now this is a spiced rum. So Captain Morgan spiced rum liya. I could have taken a normal rum also, Diplomatico or some aged rum. This is slightly aged and spiced up. So when I say spiced up, it has been infused with spices like cardamom or star anise or some peels. And look at the color. So if I have to show you the color, there's a vast difference between cognac and this mellow aged spiced rum. So guys, when we talk about aged drinks, तो aged drinks जो है इसमें काफ़ी क्राफ्टमैनशिप डाली गई है, काफ़ी लव और पैशन डाला गया है. किसी ने बड़े सोच समझ के उसको एज करके इसलिए बनाया कि उसकी क्रॉप अच्छी थी, इंग्रेडिएंट अच्छे थे, पानी अच्छा है, तो मेलो कराया है, उसको रिएक्ट कराया है ओक के साथ. सो दे हैव टू बी प्लेड वेरी वेरी केयरफुली व्हाइल यू क्रिएट योर ओन कॉकटेल्स. सो लेट्स कम टू द स्पाइस rum. I definitely get cloves, cinnamon, cardamom, hints of orange, gingery, a slight sweetness, and that's obvious क्योंकि sugar cane से molasses से बनती है. So there are degree of sweetness, but there are spices, and the prominent ones are, I get the hints of orange on my nose, but on my flavor I'm getting very strong cloves and cinnamon and peppery notes. So ये थी आपकी कैप्टन मॉर्गन स्पाइस रम. और अब हम बात करेंगे J&B रेयर स्कॉच. इट्स अ वेरी मेलो स्कॉच. और अगर जब मैं इसका ग्लास उठाऊंगा तो आप देख रहे हैं बहुत ही लाइट कलर है, वेरी लाइट कलर. लेट मी गिव इट अ ट्विर्ल टू रिलीज द अरोमास. Yes, you get very mellow but subtle aromas. It's not smoky at all. If I had taken Lefroy or Talisker, जहाँ पे बहुत पीटी अरोमाज आते हैं, या लागुवलन में सीवीड फ्लेवर्स और अरोमाज आते हैं, पर ये बहुत ही मेलो है. It's a blended scotch, so I would just say it's a very good malty, जिसमें मॉल्ट का फ्लेवर आ रहा है पीटी के बजाय, जिसे पीटी और स्मोकी बोलते हैं. इट्स वेरी मॉल्टी, जिसमें ग्रेन लाइक फ्लेवर्स आ रहे हैं, और बहुत स्मूथ है पीने के लिए. वेरी वेरी मेलो एंड enjoyable, and it's got a long finish. Surprisingly, it's got a very long finish. Nice. सो देखिए, आपकी क्लास लेते लेते मुझे कितनी वैरायटी पीने को भी मिल गई. सो आई एम इन अ वेरी हैप्पी जोन. जस्ट किडिंग. तो अब आते हैं वापस डिस्टिलेशन में. तो आप देख रहे हैं ये जो वाइन है, ये अब उबाल ले रही है और इसके वेपर्स यहाँ जा रहे हैं. सो ये देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो ये आपका एक ठंडा पानी है, ये कंडेंसर है, और इसके बीच में जो पाइप है वहाँ से वेपर्स ठंडे होके नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहे हैं, और ये आपकी ब्रांडी बन रही है ऑफ द फर्स्ट डिस्टिलेट, या जिसे हम कह रहे थे द फर्स्ट कट और द फोर हेड्स. तो इसको डिटेल में समझाने के लिए जो मेरा नेक्स्ट लेसन है इस कोर्स में, उसमें मैंने एक पूरा कंप्लीट
वीडियो डाला है जो कि एनिमेटेड है, बट स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेन्स, और ग्रेन्स को जर्मिनेशन से, स्प्रेडिंग करने के बाद उसकी किल्निंग से, फिर उसकी ग्राइंडिंग और ग्रिस्टिंग से, मैशिंग करके, ब्रूइंग करके, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस है, हाउ इट लैंड्स इन अ बॉटल. सो आई होप द नेक्स्ट चैप्टर बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन एनिमेटेड फॉर्म. पर ये आप देख रहे हैं कि ये मैं इसको पीऊँगा नहीं, इसको मेरे को दोबारा डिस्टिल करना होगा क्योंकि ये मिथाइल है अभी. सो इसमें इथाइल भी होगा लेकिन मिथाइल ज़्यादा होगा, और इसको मैं दोबारा डिस्टिल करूँगा तो ये ब्रांडी की तरफ जाएगी, और उसको फिर मुझे एज करना पड़ेगा टू गेट अ गुड ब्रांडी. सो आई होप द डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ वेरी वेरी क्लियर. अगर आप क्लोज में आएंगे तो आपको मैं दिखा सकता हूँ. ये हल्का हल्का उबाल के बाद वेपर्स जा रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स हैं. इस वाले ग्लॉव्स में काफ़ी ड्रॉपलेट्स हैं, तो जो इसके थ्रू नहीं जा पाए वो यहीं पे वापस आ रहे हैं एंड दे गेटिंग रीबॉइल्ड. और इस पाइप में तो नॉर्मली कॉपर में जब ये होता है इसे हम लीन आर्म कहते हैं. इस पैसेज से ये वेपर्स जा रहे हैं और कंडेंस हो रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी ठंडक यहाँ से आ रही है. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली here we go. So if you want me to store some, let me stop this. और थोड़ी देर में यहाँ पे ये लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा एग्जैक्टली. तो ये ड्रॉप आई और ये अगली ड्रॉप आई, एंड वी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ड्रॉप टू कम. देयर इट गोज. सो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन यू कैन सी हाउ योर डिस्टिलेट इज कमिंग आउट. अब इसको हम खोलते हैं तो ये आना शुरू हो गया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक स्पिरिट्स, हाउ दे आर मेड. आई होप कि आपको समझ आया हो. और इसके साथ ही आपके जो नीचे बटन है वहाँ पे आप डालेंगे तो उस रिसोर्स को आप प्रेस कीजिए तो उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे कि बेसिक नोट्स है कि ये प्रोडक्ट्स कैसे बने हैं. और अगर आपको इनको डिटेल में जानना है देन यू कैन ऑलवेज log into our portal and buy the next course, which is advanced bartending. So right now this was basics about spirits, fermentation and distillation. I hope you enjoyed this session. Cheers.